हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 7.5 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में बोला गया है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। इसके अभ्यंतर अर्थात इसके अंदर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक आकृति बना लें तो काफी आसानी होगी आपको प्रश्न हल करने में। तो देखिए, आप सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर तो बोला नहीं गया है कि कैसा त्रिभुज आपको बनाना है, वो आपके पास समबाहु हो या समद्विबाहु हो, आप तो कैसा भी एक त्रिभुज बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम चूंकि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो यहाँ पर हमने मान लीजिएगा एक त्रिभुज ABC ये बना लिया। इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको B और इसको C नाम हमने दे दिया। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको प्रश्न में पूछा गया है कि क्या इस त्रिभुज के अंदर कोई ऐसा बिंदु है जिसकी तीनों शीर्षों से दूरी समदूरस्थ हो, अर्थात वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित हो। तो सबसे पहले तो हाँ, ऐसा बिंदु निश्चित होता है। तो यहां से आपके पास ये तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, एक ऐसा बिंदु संभव है। और अब आप उस बिंदु को फाइंड आउट करेंगे, अर्थात कैसे हम पता करते हैं तो उसको हम पता करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे बिंदु को प्राप्त करने के लिए आप जो तीनों भुजाएं आपके पास हैं इस त्रिभुज की, उनके लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो देखिए, जैसे आपके पास जो BC वाली भुजा है इसका भी आप लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो देखिए, आपके पास इस BC वाली भुजा का लंब समद्विभाजक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि जो BC वाली भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद भी करता हो और ये कोण 90 अंश भी होना चाहिए। जिस तरीके से आपने ये BC का लंब समद्विभाजक बनाया है, इसी तरीके से आप AC वाली भुजा का लंब समद्विभाजक भी बनाएंगे। तो देखिए, AC वाली भुजा का यदि आप लंब समद्विभाजक बनाएंगे तो वो आपको देखिए यहां पर आकर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु होना चाहिए और ये कोण 90 अंश होना चाहिए, तभी तो आप बोलेंगे लंब है। समद्विभाजक इसलिए बोलते हैं क्योंकि AC के मध्य बिंदु से होकर गुजरता हो। तो मान लीजिएगा हम इन बिंदुओं का नाम भी दें, तो ये मान लीजिएगा D है, ये आपके पास E है। तो अब आप देखो कि चूंकि आपने इन दोनों लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदक बिंदु देखा, ये मान लीजिएगा बिंदु आपके पास O है। तो O ही एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी अगर आप A, B तथा C से दूरी देखें तो समान होती है। तो ये आपको पता लग गया कि हाँ, एक ऐसा बिंदु संभव है और वो बिंदु O आएगा, अर्थात लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। तो जैसे अगर कोई छात्र चाहता है कि क्या हम AB का लंब समद्विभाजक खींचें तो क्या वो भी O से ही गुजरेगा, तो हाँ, वो भी आपके पास O से ही गुजरेगा। तो देख सकते हैं आप, अगर हम इसका AB का लंब समद्विभाजक खींचें तो आप देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये मान लीजिएगा बिंदु F है आपके पास, तो ये आपके पास 90 अंश आएगा। तो इसका मतलब ध्यान रखें, इसको कंठस्थ भी कर लें क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काफी महत्वपूर्ण बन सकता है आपके लिए सवाल, कि हर त्रिभुज में एक ना एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जिससे सभी शीर्षों की दूरी समान होगी। तो ये तो संभव आपने हमने पहले ही बता दिया। अब वो कैसे निकालते हैं, तो देखिए, आप तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे, वो एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। इसी बिंदु को आप एक ऐसा बिंदु बोलते हैं जो तीनों से बराबर दूरी पर हो। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि O एक ऐसा बिंदु है, OA, OB तथा OC निकालें तो वो समान दूरी पर स्थित हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इस O बिंदु को ही आप परिकेंद्र बोलते हैं। अब ये आपके पास बेसिकली, आपको इतना तो डीप में नहीं जाना है, लेकिन कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में ये ऐसा आता है तो आप इसको कंठस्थ थोड़ा करें। अब परिकेंद्र का मतलब होता है कि ऐसा वृत्त आपको खींचना है O को केंद्र मानकर जो ABC से गुजरे। अब चूंकि अगर आपने O को केंद्र माना और ABC से गुजर रहा है, इसका मतलब OA, OB, OC तो रेडियस अर्थात त्रिज्या बन जाएंगी, तो वो तो बराबर ही होती है। तो यहां से भी आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, O बिंदु परिकेंद्र कहलाता है और ये एक ऐसा बिंदु होता है जिससे सभी शीर्षों की दूरी बराबर होती है। अब देखिए, हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं।
प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है कि किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में बोला गया था कि सभी शीर्षों से समदूरस्थ होना चाहिए। 2 प्रश्न में बोला गया है कि सभी भुजाओं से समदूरस्थ होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि क्या ऐसा बिंदु संभव है? तो हाँ, एक ऐसा बिंदु संभव है। जो त्रिभुज के अंदर हो और सभी भुजाओं से समान दूरी पर हो। अब समझ लेते हैं कि आखिर वो कैसे मिलेगा, किस तरीके की ज्यामिति से आपको मिलेगा, तो उस पर भी हम थोड़ा गौर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आप एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए आपने यदि मान लीजिएगा एक त्रिभुज ABC बना रहे हैं आप, तो देखिए जैसे ये आपके पास एक त्रिभुज है ABC। मैंने इस त्रिभुज को थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, क्योंकि जब बड़ा बड़ा आपको दिखेगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी ढंग से। अब मान लीजिएगा हम इसको A, B तथा C बिंदु बोल देते हैं, अर्थात ये इनके शीर्ष हो गए। तो अब ये देखिए कि आपको ये तो समझ में आ गया कि एक ऐसा बिंदु संभव है। अब वो कैसे मिलेगा तो उसको समझते हैं। आप जो तीनों कोण हैं आपके पास इस त्रिभुज में, उनका आप समद्विभाजक खींचेंगे। ध्यान रखें, आप कोण का समद्विभाजक खींचेंगे इस बार। तो देखिए अगर आप कोण का समद्विभाजक खींचेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे मान लीजिए कोण ए का समद्विभाजक खींच रहे हैं, तो वो आपके पास देखिए यहां पर आकर मिल जाएगा। अगर आप कोण बी का समद्विभाजक खींच रहे हैं तो मान लीजिएगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से यहां पर आकर मिल जाएगा। और यदि आप कोण सी का समद्विभाजक खींचें तो देखिए वैसे तो इन दोनों का समद्विभाजक आपके पास ये बिंदु मान लीजिएगा अगर आई है तो इस पर आकर मिल चुका है। लेकिन अगर कुछ छात्र ऐसा सोचते हैं कि क्या सी का समद्विभाजक खींचने पर भी इसी बिंदु से पास होगा, हाँ तो बिल्कुल तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो यहां से आप देखो, अगर आप सी का समद्विभाजक भी खींचेंगे कोण सी का, तो वो भी आपके पास आई बिंदु से होकर ही गुजरेगा। तो इसी आई बिंदु को हम ऐसा बिंदु बोलते हैं जिसकी सभी भुजाओं से समदूरस्थ दूरी होती है। तो आई बिंदु ही एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी सभी भुजाओं से दूरी बराबर होती है। इसको हम बड़ी क्लासों में यदि हम पढ़ेंगे तो अंतः केंद्र बोलते हैं, लेकिन हम आपको यहां पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपके पास ये आ जाए सवाल। अब समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे बराबर होती है। तो ध्यान रखें, किसी भी बिंदु की दूरी भुजा से अगर आप निकालेंगे तो ध्यान रखें वो लंबवत दूरी ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब आई से लंब डालेंगे तीनों रेखाओं पर, तो देखो ये लंबवत दूरी आपके पास ये हो जाएगी। इसी तरीके से BC से लंबवत दूरी आपके पास देखो ये हो जाएगी इस आई बिंदु की, और इसी तरीके से आई बिंदु की AB से लंबवत दूरी ये आपके पास हो जाएगी। तो देखिए इन बिंदुओं का यदि हम नाम लें तो अगर इसको हम बोलें बिंदु D, इसको बोलें E और इसको बोलें F, तो I अर्थात अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिसकी भुजाओं से दूरी अर्थात ID, IE और IF बराबर होती है। तो आपसे बोला गया था कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने का मतलब आपको ये तो पता था कि होता है, और आपने ये भी देख लिया कि आखिर वो बिंदु मिलता कैसे है। तो ध्यान रखें वो बिंदु आपको सभी कोणों के समद्विभाजक से ही मिलता है। मतलब कोण बी का समद्विभाजक किया तो ये आपके पास मिला था, कोण ए का समद्विभाजक किया तो आपके पास ए आई वाली लाइन आई, और कोण सी का समद्विभाजक किया तो आपके पास देखिए ये सी आई वाली लाइन आएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है जब आप बी आई को बढ़ाएं तो वो एक लंबवत मिले आपको, ये ऐसा जरूरी नहीं है। तो लंब आप आई से अलग से खींचेंगे तो ये आपके पास सभी भुजाएं समान हो जाएंगी। तो अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज के अंदर होता है और सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया कि एक बड़े पार्क में लोग 3 बिंदुओं अर्थात स्थानों पर केंद्रित हैं। आप आकृति देख सकते हैं। तो आप देखिए आपके पास एक बड़ा सा पार्क है जहां पर 3 बिंदु आपको दर्शाए गए हैं। यहां पर लोग काफी ज्यादा हैं इन्हीं स्थानों पर। जैसे आपको देखो ए वाले स्थान के लिए बोल दिया गया है कि ए वाला वह स्थान है जहां पर बच्चों के लिए फिसल पट्टी और झूले हैं, मतलब बच्चों के झूले हैं, वो स्थान ए है। बी वो वाला स्थान है जहां पर मानव निर्मित एक झील है, वहां पर भी लोगों की संख्या है काफी। और सी वो स्थान है जहां पर एक पार्किंग स्थल है और बाहर निकलने के रास्ते के निकट है। तो स्वाभाविक सी बात है जब लोग
अपनी गाड़ियां या अपने वाहन खड़े करेंगे तो पार्किंग स्थल पर खड़े करेंगे और वहां से निकलेंगे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर भी काफी संख्या में लोग स्थित हैं। तो आपको यही बोला गया था कि इन तीनों स्थानों पर ही लोग ज्यादा केंद्रित हैं। तो आपको आगे बोला गया है इस प्रश्न में कि एक आइसक्रीम का स्टॉल कहां लगाना चाहिए ताकि वहां लोगों की अधिकतम संख्या पहुंच सके। अब देखिए, अधिकतम संख्या लोगों की यदि आपको पहुंचनी है तो अब आप यहां से ये मतलब निकाल सकते हैं कि वो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, मान लीजिएगा वो सी से तो काफी दूर स्थित हो गया लेकिन ए और बी के पास हो गया, तो वहां पर सी वाले लोग नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए वहां पर लोगों की अधिकतम संख्या नहीं आ पाएगी। तो लोगों की अधिकतम संख्या तभी आ पाएगी जब वो स्टॉल आइसक्रीम का तीनों बिंदु ए, बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित हो। तो देखिए, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपने एक तरीके से प्रश्न संख्या 1 में किया था। आप इनको त्रिभुज के शीर्ष मान लीजिएगा। तो अगर आप देखिए इनको त्रिभुज के शीर्ष मानते हैं तो अभी हम ए, बी तथा सी बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए, ए और बी को यदि आप आपस में जोड़ें तो आपके पास देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसी तरीके से ए और सी को यदि आप जोड़ें तो आपके पास कुछ ऐसा बिंदु आ गया, और फाइनली यदि आप बी और सी को जोड़ें तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो बेसिकली आपको बोला गया है कि इस त्रिभुज का एक ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है वहां पर लोगों की अधिकतम संख्या पहुंच सके, अर्थात जो ए, बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित हो। तो देखिए, ऐसा सवाल हमने आपको प्रश्न संख्या 1 में बिल्कुल कराया है, बस वहां पर ऐसी झूले वाली एक बड़े पार्क की लैंग्वेज ना देकर वहां पर एक सिंपल सा त्रिभुज दे दिया गया था। तो समान कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लगाना है कि आपको तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है जो भुजाओं के लंबवत हो और भुजाओं को समद्विभाजित कर रहे हो। तो देखिए, अगर हम भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींचें तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से वो आ जाएगा। तो आपने देखो भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींच लिया, अर्थात ये वाला कोण आपके पास 90 अंश हो जाएगा, और ये जो बिंदु अगर D आप इसे मानते हैं तो वो BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। इसी तरीके से आप AC वाली भुजा का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो लंब समद्विभाजक अर्थात 90 अंश कोण बनाना चाहिए। तो देखो ये 90 अंश कोण हो गया आपके पास, और अगर आप इस बिंदु को E मानते हैं तो ध्यान रखें AC का मध्य बिंदु है E। तो देखो इन दोनों का कटान बिंदु आपके पास ये मिल रहा है, मान लीजिएगा इस बिंदु को O बोलते हैं। तो यही एक ऐसा बिंदु होता है जो लोगों की अधिकतम संख्या जहां पर स्थित होगी या A, B, C तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा। अब सवाल ये आ सकता है कि क्या हम AB वाली रेखा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, क्या वो भी O से ही गुजरेगा? तो हाँ, वो भी आपके पास O से ही गुजरेगा। इसका मतलब आप तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो वो एक ही बिंदु से गुजरते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, आपने एक लंब समद्विभाजक AB का खींचा, मान लीजिएगा ये आपके पास 90 अंश है, तो यहां ये आपके पास जो लंब समद्विभाजक आपने खींचा है और ये अगर आपने F बिंदु मान लिया तो ए बी का मध्य बिंदु है F। इसका मतलब O एक ऐसा बिंदु है जहां से A, B तथा C बिंदु की दूरी बराबर होगी। इस तरीके से आपको समझ में आ गया, अर्थात OA बराबर OB बराबर OC। तो इस तरीके से जब आपने इतना पता कर लिया तो अब आप बोल सकते हैं कि अतः आइसक्रीम स्टॉल बिंदु O पर लगाना चाहिए ताकि वहां पर अधिकतम लोग संख्या में आ सकें। तो अब हम प्रश्नावली 7.5 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। चलिए इस प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि षट्भुजीय और तारे के आकार की रंगोलियों, आप आकृति देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आकृतियां देख सकते हैं। तो देखो ये आपके पास षट्भुजीय आकृति है और समषट्भुजीय आपको बोलनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं 5-5 सेंटीमीटर की।
और इसी तरीके से आप देखो तारे के आकार की रंगोली आपके पास ये दी हुई है, इसमें भी आप देख सकते हैं आपके पास ये जो सभी भुजाएं हैं आप देख सकते हैं बराबर हैं, 5-5 सेंटीमीटर के आकार की है। फिर आपको बोला गया है आगे कि इनको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों से भरकर पूरा कीजिए और प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए और आपको बताना है कि किसमें आपके पास अधिक त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, आपको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों से भरकर पूरा करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस 5 सेंटीमीटर भुजा को 1-1 सेंटीमीटर वाले उनसे कर देना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम क्या करते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखाएं खींचते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, करना तो आपको खुद ही है पैमाने से, क्योंकि मैं तो यहां पर आपको समझा रहा हूं केवल। इसी तरीके से आपने ये खींचा, यहां पर ध्यान रखें ये आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप खींचते जा रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको देखने में भले ही थोड़ा हो सकता है लग रहा हो कि काफी ज्यादा दूरी हो गई है, लेकिन इन सभी की दूरी बीच में 1-1 सेंटीमीटर है। तो इसी तरीके से आप देखिए यहां पर भी आप खींचेंगे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये सभी आपने 5-5 सेंटीमीटर की जो थी उनको 1-1 उस पर खींच दिया। इसी तरीके से आप देखो यहां पर भी आप इस जो 5 सेंटीमीटर की दूरी है इसको भी आप खींचेंगे यहां पर। तो आप देखो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखो यहां पर भी खींचेंगे आप। तो आपको ये 5-5 सेंटीमीटर की दूरियां खींच देनी है। 1-1 सेंटीमीटर के दूरी पर आप ये सभी लाइनें खींच रहे हैं। इसी तरीके से आप देखो आप इधर भी खींचेंगे तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर आप ऐसे बहुत सारी आकृतियां खींच सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये भले ही मेरे से इतने अच्छे नहीं बने हैं, लेकिन आपके पास दिख रहे हैं आप बहुत सारे त्रिभुज आपके पास ये बनेंगे। तो देखो ये आपके पास जैसे देखो एक त्रिभुज ये बना, ऐसे बहुत सारे त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर आकृतियां इतनी अच्छी नहीं बन पाई हैं, तो यहाँ पर आपके पास त्रिभुज बन गए। इसी तरीके से आप इस तारे के आकार की जो रंगोली है इसमें भी आप करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी आप सब कुछ 5-5 सेंटीमीटर के हैं, तो देखो यहाँ पर भी आप ऐसे इसको आगे बढ़ा देंगे। इसी तरीके से देखो ये दूसरा बिंदु होगा, तीसरा बिंदु होगा, चौथा बिंदु होगा और ये 5वां बिंदु होगा। तो आप इनको भी यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर भी आप देखो एक बिंदु, दूसरा बिंदु, 3, 4 और ये 5वां बिंदु होगा। तो आप इनको आपस में जोड़ दीजिएगा। आप देख भी सकते हैं जैसे हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप इस वाली भुजा पर भी देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी बनाइएंगे। देखो इन सबको आप जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से आप जब देखेंगे हर जगह, तो देखिए इधर भी आप जोड़ेंगे। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे त्रिभुज आपके पास बन जाएंगे। ये तो मैंने केवल आपको एक तरीका बताया है, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी ग्राफ या पेज नहीं है ताकि मैं उसको ढंग से कर सकूं। मेरे को इतनी छोटी सी आकृति में केवल समझाऊंगा मैं यहाँ पर आपको। तो आप देखो आपके पास ऐसे बहुत सारे त्रिभुज बनेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे त्रिभुज आपके पास बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं
कि जैसे आप देखिए एक त्रिभुज आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। देखिए ये आपके पास काफी सारे त्रिभुज बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पर देखिए रंग भी रहा हूं कुछ त्रिभुजों को। तो यहां से आपके पास ऐसे त्रिभुज बन जाएंगे, आपको यही बोला गया था। फिर आपको बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी है। तो यदि आप ये इस षटभुजाकार आकृति में समबाहु त्रिभुजों की संख्या गिने, और स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास त्रिभुज तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन आपको समबाहु त्रिभुज ही देखने, नहीं तो आप अभी नहीं देख पाएंगे उनको, क्योंकि आपके वो पाठ्यक्रम में नहीं है। तो समबाहु त्रिभुजों की संख्या यदि आप इस षटभुजाकार आकृति में देखेंगे तो वो आपके पास 150 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इस तारे के आकार की जो रंगोली थी, इसमें समबाहु त्रिभुजों की संख्या देखेंगे, तो अगर आप उनको गिनेंगे, क्योंकि गिनना तो आपको पड़ेगा, तो वो आपके पास 298 आ जाएगी। तो यहां से आपने ये तो पता कर लिया कि कौन से त्रिभुज में कितनी, कौन से आकृति में कितने ज्यादा त्रिभुज होंगे। फिर बोला गया कि किस में अधिक त्रिभुज होंगे। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि अतः तारे के आकार की रंगोली में समबाहु त्रिभुजों की संख्या अधिक है। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न 4 संख्या को हल कर लिया है।